मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं स्वाति रायना। नवरात्र का पावन पर्व है और ऐसे में कोई अच्छे काम की शुरुआत करने का सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। खास तौर पर अगर आपके पैसे से जुड़ा हुआ ये मामला है तो आप निवेश की अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन समय है और भी ज्यादा धन प्राप्त करने का। अब पैसे से पैसा कैसे बनाएं, किन गलतियों से आपको बचना चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं जो आपके निवेश पर असर डाल सकते हैं, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं जो आपके निवेश पर असर डाल सकते हैं, उनसे कैसे आप निपट सकते हैं, इन तमाम चीजों पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। निवेश के कुछ 9 मंत्र आज हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए आपको बताएंगे। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, उनका परिचय सबसे पहले करा दें। हमारे साथ लक्ष्मी की फाउंडर प्रीति राठी गुप्ता है। प्रीति, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका मनी गुरु में। जैसा शुरुआत में मैंने बोला, नवरात्र और इनफैक्ट हमारे साथ प्रबलीन बाजपेयी भी जुड़ गई हैं। ये हैं फिनफिक्स की फाउंडर। प्रबलीन का भी स्वागत करते हैं। और प्रीति, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगी। हम नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और काफी एक पॉजिटिव एक माहौल होता है हर जगह। हम चाहते हैं कि हर कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें और उसमें कुछ शुभ काम की शुरुआत हम श्री गणेश से तो करते हैं, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से करते हैं। और स्पेशली जब हमारे पैसों की बात आती है, हम चाहते हैं कि हमारी पूंजी बढ़े और हमारे आने वाले जो साल है वो और भी ज़्यादा अच्छे बीते। तो सबसे पहला जो हम कह सकते हैं एक पहला कदम हम जो निवेश की तरफ रखना चाहिए किसी को, वो शुरुआत कैसी हो। मतलब जो लोग अभी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, निवेश शुरू करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहला टिप उनको क्या देंगी कि सबसे पहले आपको क्या करना है निवेश शुरू करने से पहले? थैंक यू स्वाति फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। इट्स अ प्लेजर और हैप्पी नवरात्रि सब व्यूअर्स को। आपने सही कहा, ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आई थिंक इसलिए भी स्पेशल है। आज इस शो पे हम 3 वुमेन हैं, तो आई थिंक स्पेशली जब हम माता की पूजा करते हैं, पर्टिकुलरली दुर्गा इज नोन फॉर, मतलब हम हमेशा कहते हैं कि एज अ वुमन आप एक प्रोटेक्टर हैं, आप एक यानी आप एक क्या बोलना चाहिए, नर्चरर हैं। मदरहुड के उस पे जाना जाता है। लेकिन जब हम नवरात्रि करते हैं तो हमें ये रिमाइंडर होता है कि माँ दुर्गा जो है वो एक्चुअली आपके इनर स्ट्रेंथ की भी साइन है। तो आई होप आपकी जो विमेन व्यूअर्स हैं वो भी ये देख रही हैं। और सबसे पहले जो निवेश करने का, मैं उसे टिप नहीं कहूंगी, पर एक जो प्लान बनाए, जैसे जब शुरू करें तो एक तो पहली बात, काफी लोग ये गलती करते हैं कि हम दूसरों के बनाए हुए प्लान खुद अपना लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना प्लान बनाएं। आपकी जो अर्निंग्स है, आपकी जो सेविंग्स है, आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बनाएं। पर और कुछ नहीं आप करें तो सबसे पहले अपने लिए एक इमरजेंसी फंड जरूर तैयार करें, क्योंकि हमने ये देखा है कोविड के समय भी कि आगे क्या हो पता नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने पैसे इकट्ठे करके सेव जो किए हैं उनको एक इमरजेंसी फंड में करें। और दूसरा, आपका रिटायरमेंट फंड शुरू कर दें। ये आप छोटे छोटे मूल्यों से शुरू कर सकते हैं। और मेरा ये बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू कि आप जब शुरू करें तो आप डायरेक्ट इक्विटी नहीं और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा शुरू करें, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक एक्सपर्ट है जो आपके पैसे जिन्हें ये पूरी नॉलेज है, मार्केट्स की नॉलेज है। तो अगर आप डेट या इक्विटी किसी में भी करना चाहें तो एक एक्सपर्ट है और उनके द्वारा ही करें आप, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट इक्विटी। और इसीलिए वो जब कोई टिप वर्ड बोलता है तो मुझे बड़ी नर्वसनेस होती है। बिल्कुल, आपने सही बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग में उनकी मदद करें। शो का नाम मनी गुरु है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे एक्सपर्ट के जरिए कुछ इस तरीके के कुछ सीख या कुछ लर्निंग्स जो हैं, जो हम भी सीखते हैं रोज़मर्रा, वो बाकी लोगों को भी काम आए, मदद करे। तो ये हमारी लगातार कोशिश रहती है। इमरजेंसी फंड में यूजुअली मैं प्रीति आपसे जानना चाहती हूँ कि हम कहते हैं कि 6 महीने के खर्च के बराबर आपको पैसा रखना चाहिए। अब आई एम श्योर जैसे जैसे हम महंगाई बढ़ती जा रही है, जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही है, 6 महीने
का जो ये फॉर्मूला है, या जो हम सोचते हैं कि हाँ 6 महीने के बराबर कमाई होनी चाहिए, क्या वो काफी है, या फिर 6 महीने से ज्यादा एक हमें एक्सपेंस के लिए तैयार रहना चाहिए किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए? दूसरा, ये इमरजेंसी का पैसा रखना कहाँ चाहिए? लोग कहते हैं कि मेरे हाथ में जो पैसा है, कैश है, वही मेरा है, जरूरत आने पर तो कम से कम काम आएगा। लेकिन क्या ये सही सोच है? जो इमरजेंसी का पैसा है वो अगर हमें बांटे, माने 100 रुपए मेरे पास है, अगर मुझे बांटना है इमरजेंसी का पैसा लिक्विडिटी के हिसाब से मुझे कहाँ रखना है, तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स होंगे? बिल्कुल स्वाति। तो सबसे पहले तो इमरजेंसी का जो ये थंब रूल है 6 महीने, ये सिर्फ एक गाइडिंग फैक्टर है। ये भी काफी डिपेंड करता है, इसीलिए मैंने कहा कि आपको कोई राय दे तो उसको आप जरूर, इसलिए इसको पर्सनल फाइनेंस बोलते हैं कि आप अपने पे पहले देखें कि आपके लिए 6 महीने इनफ होगा। पर्टिकुलरली अगर आपकी अगर अर्निंग्स लंपी है, जैसे कि आप कोई फ्रीलांसर हैं या इकट्ठा होके कभी आती है, तो शायद आपको उससे भी ज्यादा रखने की जरूरत पड़े। अगर आपकी कोई और रेवेन्यू का सोर्स है, एक से ज्यादा 3-4 रेवेन्यू के सोर्सेस है, तो फिर आपके लिए 6 से 8 महीने शायद इनफ हो। तो ये डिपेंड करता है आपकी बाकी की अर्निंग्स के ऊपर। दूसरा सवाल था आपका कि ये इमरजेंसी फंड रखे कहाँ। तो हमारा ये मानना है कि आप कम से कम लिटिलिस्ट मतलब स्मॉलेस्ट अमाउंट जो है सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखें, 10% में भी सेविंग्स अकाउंट में रखें। बाकी आप जरूर लिक्विड फंड या और ओवरनाइट फंड्स, पर्टिकुलरली लिक्विड फंड्स में रखें। और इसलिए मैं कहती हूँ कि इसको फंड्स में रखें, ना कि पूरा अमाउंट बैंक में रखें, क्योंकि बैंक में आपको 3 से 4% सेविंग्स अकाउंट में रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आप एफडी कर नहीं सकते, उसमें लॉक इन रहता है। लिक्विड फंड्स में अगर आपको 5% 5.5% भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इमरजेंसी फंड हो सकता है आप विड्रॉ करना पड़े, आपको 2 महीने में कल ही विड्रॉ करना पड़े, थोड़े दिनों में ही जरूरत पड़े, और हो सकता है शायद कभी जरूरत ना पड़े। तो इसलिए ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें कम से कम जितना रिटर्न और लिक्विडिटी के बीच में जो बेस्ट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं वहां पे रखें। तो ज्यादा से ज्यादा पैसा आप उसको लिक्विड फंड में रखें या कोई डेट फंड में रखें, जहां आपको निकालने में आसानी हो। और थोड़ा सा अमाउंट सेविंग्स में जरूर रखें। ओके, तो इमरजेंसी फंड की तैयारी हमने कर ली। अब मैं प्रबलीन के पास चलती हूँ, हमारे साथ हैं वो। प्रबलीन, हाल फिलहाल में जब हम निवेश करते हैं, कुछ कंसर्न्स हमारे दिमाग में होते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। और सबसे ताज़ा जो टेंशन है वो है रुपी को लेकर। जिस तरह डॉलर चढ़ता जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है, लोगों को लग रहा है कि उनके इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। कितना इम्पैक्ट अभी रुपए की चाल की वजह से लोगों के इन्वेस्टमेंट पर पड़ रहा है, और कहां कहां पर सबसे ज्यादा जेब पर भारी पड़ सकता है रुपए का ये गिरना? जी नमस्कार स्वाति। पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देती हूँ मैं यहाँ पे कि जो रुपी एंड डॉलर की मूवमेंट है, अगर हम एक लास्ट 10 इयर्स का भी डेटा देखें तो रुपी ने डिप्रिशिएट किया है करीबन 50% यूएसडी के अगेंस्ट। और इस साल रुपी की जो मूवमेंट है वो काफी वीक रही है, एंड ऑलमोस्ट ईयर टू डेट 9% का एक फॉल देखा है रुपी ने डेप्रिसिएशन का। एंड जब भी स्वाति रुपी की डेप्रिसिएशन होती है, एज एन इकोनॉमी उसका कुछ बाहर आता है और हमारे पर्सनल फाइनेंस पे उसका असर पड़ता है। 3-4 इसके इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स हैं। नंबर 1 कि हमारा एज अ कंट्री हम लोग क्योंकि क्रूड और गोल्ड काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, इनके चलते जो इन्फ्लेशन है इंडिया में वो बढ़ने लगती है जब रुपी डिप्रिशिएट हो रहा होता है। और इसके एक लिंकेज इफेक्ट से आप देखिए तो ओवरऑल हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई एक एक्शन लेगा कि बढ़ने चाहिए इकोनॉमी में, उससे एक कंजम्पशन की तरफ थोड़ा सा एक जोल्ट लगता है, और आपकी जो लोन की आपकी रीपेमेंट्स हैं वो इंक्रीज होने लगेंगी। यानी कि एक थोड़ा सा एक जो आपकी पर्सनल फाइनेंस की एक बास्केट है वहाँ पे एक ऑलरेडी एक हल्का सा हिट आता है। इसके अलावा स्वाति अगर हम निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 दैट जहाँ पे हमारे गोल्स हमने सेट किए हैं कि हमारे बच्चे कल को विदेश जाके पढ़ेंगे, वो एक गोल्स हैं जहाँ पे एक रुपी की डेप्रिसिएशन का एक काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हमने अपना पैसा बाहर भेजना है और अगर हमने पहले सालाना मान लीजिए 35 लाख रुपए का हमारा खर्चा हो रहा था तो वो जाके 40 लाख पे खड़ा हो जाएगा। एंड स्पेशली दूर के निवेश के लिए ये इम्पैक्ट और ज्यादा हो सकता है।
इसके अलावा इवन जहाँ पे हमारे गोल्स हैं, जहाँ हम बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, वहाँ पे भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से जो रुपी और डॉलर की मूवमेंट है, अगर हम सालाना देखें तो हमने देखा है 3 to 4 इयर्स का डेप्रिसिएशन है, जिसको स्वाति इन्वेस्टर्स को फैक्टर इन करके चलना ही है जब वो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। जब हम दूर का सोचते हैं तो अक्सर हम इन्फ्लेशन को तो भी कई बार देख लेते हैं, पर हम रुपी डेप्रिसिएशन का जो एक रोल है उसको नहीं देखते हैं। तो ये ज्यादातर उन लोगों के लिए जिनका प्लान है कि कल को अपने बच्चों को बाहर भेजना है या फॉरेन ट्रैवल का गोल रखते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर इन करें। और इसको कॉम्बैट करने के लिए मेरे ख्याल से डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स जरूरी है। कुछ आपका परसेंटेज एलोकेशन बाहर की इन्वेस्टमेंट्स में होना चाहिए। ये इसलिए अगर आप देखिए अगस्त एंड तक S&P 500 गिरा था करीबन 16 साढ़े 16%, और उस टाइम पे स्वाति जो रुपी के रिटर्न्स थे S&P के, वो करीबन 10% के करीब थे, क्योंकि तब तक रुपी करीबन 6.5% से गिरा था। सेम अगर हम गोल्ड के लिए देखें, डॉलर टर्म्स में 5% से फॉल है अगस्त एंड तक, पर इंडियन रुपी में वो 1.6% से ऊपर था। यानी कि डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स एक चीज हैं जो हमें थोड़ा सा रुपी की डेप्रिसिएशन से कुछ रिस्पाइट दे सकते हैं अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। तो यहाँ पर जो रुपए का डेप्रिसिएशन है वो आपके निवेश पर कैसा असर डालता है, इसको समझ के आपको अपने निवेश को थोड़ा सा ऑल्टर करने की ज़रूरत है। और लेकिन टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करें, और प्रीति मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप निवेश करते हैं आपको हर एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करने की सख्त जरूरत होती है। यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन से क्या मतलब हुआ? डाइवर्सिफिकेशन के कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो किसी निवेशक को अपने ध्यान में रखना चाहिए? क्या हम एसेट डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं या विद इन कैटेगरी हम सोच रहे हैं कि कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए? तो डाइवर्सिफिकेशन का सही तरीका हो क्या? बिल्कुल स्वाति, तो डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत सिंपल लॉजिक पे बेस्ड है। हम शुरू से बचपन से ये सीखते आए, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसीलिए ज़रूरी है कि हम हमारे पैसे डिफरेंट अलग अलग एसेट्स में डालें, और इसको एसेट एलोकेशन कहा जाता है। जब आप निवेश करना शुरू करें तो इसको बहुत सिंपली आप 3 चीज़ों के बीच में एसेट एलोकेट कर सकते हैं, इक्विटी, डेट और गोल्ड के बीच में। इन सब का एक थंब रूल है। मैं फिर ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये थंब रूल है, इसको आप अपने पे आपकी जो खुद की जो सर्कमस्टांसेस है उसके अनुसार थोड़ा सा उसको ट्वीक करें। पर जैसे अगर आप सपोज 30 इयर्स के हैं, 30 साल की आपकी उम्र है, तो आप करीब 70% मतलब 100 - 30 70% आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, और बाकी का 30% आप डेट और गोल्ड के बीच में कर सकते हैं। पर्टिकुलरली गोल्ड में 5 to 10% से ज्यादा निवेश ना करें, उतना अपना एसेट एलोकेशन गोल्ड में रखें। अगर आप इन तीनों के बीच में भी शुरुआत करें तो आपका एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। अगर आप आगे चल के सपोज आपने कहीं अगर घर खरीदा तो वो एक रियल एस्टेट आपके पोर्टफोलियो में आ जाता है। तो जैसे जैसे हमारा पोर्टफोलियो या हमारे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं, हम इसको और रिफाइन कर सकते हैं। जैसे प्रबलीन ने कहा, आप शुरू करें आप इक्विटीज, तो आप इंडियन इक्विटीज के साथ शुरू करें। जैसे जैसे आगे आपकी निवेश जैसे बढ़ता है, आप कोशिश कर सकते हैं थोड़ा बहुत इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्ट करने का। तो विद इन एवरी एसेट क्लास उसको और फर्दर आप एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एसेट क्लास एक अलग तरीके से मूवमेंट होता है उसका, एंड टिपिकली ऐसे एसेट क्लासेस में करना चाहिए जो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो। यानी जब इक्विटी मार्केट्स बढ़ रहे हो तो हम देखेंगे कि डेट मार्केट शायद इतना हमको रिटर्न ना दे, लेकिन जब इक्विटी मार्केट सफ़र करते हैं या उनका जब डाउन टर्न होता है, थोड़ा से बेरिश होते हैं या फॉल होता है, तो एक डेट हमारे लिए एक प्रोटेक्टर एसेट क्लास बन जाता है जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, पर्टिकुलरली शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसमें एक टाइम होराइजन का भी एक महत्व बहुत जरूरी है कि आप पैसे जो निवेश कर रहे हैं उस पैसे की जरूरत आपको कब होगी। अगर आपको वो नियर टर्म में हो, शॉर्ट टर्म में हो, आज से लेकर अगले 3 साल तक, तो जरूरी है उसमें से काफी ज्यादा पैसे आप डेट में रखें, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहता है। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हो, जैसे रिटायरमेंट हो, आपके बच्चों की एजुकेशन हो जो 3 से 5 साल बाद हो,
वो पैसा आप इक्विटी में रखेंगे, क्योंकि इक्विटी एक लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है। सिमिलरली गोल्ड, हम हमेशा ये मानते आए हैं कि सोना एक लिक्विड एसेट क्लास है, लेकिन गोल्ड में भी अगर आप इन्वेस्ट करें तो ध्यान में रखें कि वो भी एक, हालांकि प्रोटेक्टर है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप अपने पैसे इन सारे एसेट क्लासेस में डालें या डाइवर्सिफाई करें, आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि जो भी ये सारा पैसा, जितना रिटर्न है इन सब का, जितने इन्वेस्टमेंट्स है, वो कम से कम इन्फ्लेशन बीट करें। और इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि फिक्स डिपॉजिट्स, गोल्ड, इनसे दूर हटें, पर अगर आपका काफ़ी पैसा इन सब में है तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप कुछ प्रतिशत अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटीज़ में ज़रूर डालें। तो मनी गुरु की इस खास पेशकश में आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी की फाउंडर प्रीति राठी गुप्ता से, और फिनफिक्स फाउंडर प्रवीण वाजपेयी हमारे साथ हैं। प्रवीण, जितना तंग रुपए की गिरावट से निवेशक हो सकते हैं, उससे भी एक बड़ा कंसर्न महंगाई का है, जो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट लेकर आता है किसी के भी पोर्टफोलियो में। खासतौर पर अगर पढ़ाई की प्लानिंग करनी हो बच्चों की, तो एजुकेशन इन्फ्लेशन, इलाज का खर्चा है तो मेडिकल इन्फ्लेशन, और महंगाई दर तो हमें मालूम ही है। ये सब एक्चुअली इंटर रिलेटेड है। तो जब भी निवेश करें तो महंगाई की गणना कैसे करें और कैसे निपटा जाए इस महंगाई से? बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, महंगाई एक ऐसी चीज है जो हम सबकी डे टू डे लाइफ में हमें इम्पैक्ट करती है, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को इम्पैक्ट करती है। अभी आपने रुपी डेप्रिसिएशन जैसे हमने डिस्कस किया था, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है वर्ल्ड में, 4.65 मिलियन बैरल उसकी डेली कंजम्पशन है। यानी कि जैसे ही हमारा रुपी डेप्रिशिएट होता है, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ने लगती है। और इस महंगाई के बढ़ते स्वाति, जितने हमारे गोल्स हैं, कई बार हम जब अपनी प्लानिंग करते हैं उस एस्पेक्ट को थोड़ा सा भूल जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, दो तरीके के रिटर्न्स हैं हमारे, एक नॉमिनल रिटर्न्स होते हैं, एक रियल रिटर्न्स होते हैं। हम नॉमिनल रिटर्न्स को देखते हैं। नॉमिनल रिटर्न्स वो है जो कोई भी हमें एक इन्वेस्टमेंट या एक एसेट क्लास दे रही है, जिससे हमने इन्फ्लेशन को बिल्कुल भी फैक्टर इन नहीं किया है। हमने बिना इन्फ्लेशन के देखा कि हमें उस चीज ने कितने रिटर्न दिए। जैसे हमारी एक फिक्स डिपॉजिट हो गई कि 5% का रिटर्न नॉमिनल रिटर्न है, पर जब महंगाई इकोनॉमी में 6% है, तो एक्चुअली जो आपका रियल रेट है उस इन्वेस्टमेंट पे वो -1 बन रहा है। यानी कि अगर हम अपने पैसे की जो एक बाइंग पावर है, खरीदने की क्षमता को देखें, तो स्वाति वो घटती चली जाती है जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है। इसीलिए यहाँ बहुत जरूरी है कि हमारा जो रियल रिटर्न है किसी भी इन्वेस्टमेंट पे वो ज्यादा हो, हम इन्फ्लेशन के ओवर एंड अबव कुछ अर्न कर पाएं। इसके अलावा दूसरी चीज जो इन्वेस्टर्स कई बार गलती कर सकते हैं, जिस चीज को नजरअंदाज कर सकते हैं, वो ये है, हम लोग कभी कभी किसी फिगर को थोड़ा फिक्सेटेड हो जाते हैं कि मुझे 10 साल में 1 करोड़ चाहिए, मुझे 15 साल में 1 करोड़ चाहिए। जो हमारी परचेजिंग पावर है पैसे की, वो इन 10 और 15 सालों में इन्फ्लेशन के चलते गिर जाएगी। यानी कि अगले 10 साल में जो 1 करोड़ है उसकी कीमत आज के 55 लाख के बराबर होगी, और वही 1 करोड़ 15 साल बाद उसकी कीमत आज की परचेजिंग पावर के हिसाब से 41 लाख की होगी। तो यानी कि इन्फ्लेशन को अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट्स में फैक्टर इन करना बहुत जरूरी है। और सेम परचेजिंग पावर मेंटेन करने के लिए स्वाति, अगर हम 15 साल में चाहेंगे तो हमारे पास एक्चुअली 2.4 करोड़ होने चाहिए 1 करोड़ की बजाय। यानी कि इस पूरी कैलकुलेशन को समझना बहुत जरूरी है और उसी के हिसाब से अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना। अदरवाइज हमें लगेगा कि हमने प्लानिंग कर ली है, पर एक इनएडिक्वेसी हमेशा रहेगी, हमारा पैसा कम पड़ेगा जब हमारी महंगाई साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही प्रबलीन, कि जब फाइनली वो हमारा वो गोल रियलाइज होगा, हमें पता चलेगा कि जो हमने 1 करोड़ की राशि डिसाइड की थी आज से 15 साल पहले, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। और एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रीति रिटायरमेंट प्लानिंग में भी आता है, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग यूजुअली अगर हम 15-20 साल की करें, हम तो डिसाइड कर लेते कि रिटायरमेंट पे मुझे 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, पर क्या 15 साल के बाद उस 1-2 करोड़ की वैल्यू 1-2 करोड़ के लायक ही रहेगी? तो रिटायरमेंट प्लानिंग का सही तरीका इस स्टेज पर क्या होना चाहिए? स्वाति, एक तो आई थिंक बहुत सारे जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने ये काम काफ़ी आसान कर दिया है एक इन्वेस्टर के लिए, निवेशक के लिए।
जैसे आज हमारे लक्ष्मी प्लेटफॉर्म पे भी हमने जस्ट एक सिंपल कैलकुलेटर क्रिएट किया है। तो ये जितने आंकड़े हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना, आप किस उम्र पे रिटायर होंगे, आप कितनी आपकी उसके बाद आप लाइफ स्पैन एक्सपेक्ट करते हैं, ये सब को ध्यान में रखते हुए आप एक कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। वो आपको एग्जैक्ट तो नहीं, पर एक टेंटेटिव, एक नॉर्थ स्टार फिगर जरूर बताएंगे। उससे क्या होगा, एक तो आपको ये समझ में आ जाएगा कई बार, और हम तो बहुत उस कैलकुलेटर को जब हम ये सेशंस करते हैं तो हम सबसे पहले लोगों को बोलते हैं कि आप ये कैलकुलेटर ट्राई करें, और लोग काफी सरप्राइज्ड या शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा, मैं रिटायर होने के लिए मेरे पास इतने करोड़ रुपए बहुत है, 2 करोड़ बस इतने इकट्ठे करने हैं। पर जब उनको रियलाइज होता है कि ये जो आज की मेरी लाइफस्टाइल है, इसी को अगर मेंटेन करना हो मुझे रिटायरमेंट के बाद, तो भी मुझे इससे 2 गुना चाहिए, और अगर इससे बेटर रिटायरमेंट, क्योंकि आज जब हमारी जनरेशन जब रिटायरमेंट के बारे में सोचती है तो हम आज से बेटर लाइफस्टाइल के बारे में सोचते हैं, क्योंकि तब हम फ्री होंगे, हम ट्रैवल करना चाहते हैं, तो हमारी ज़रूरतें और हमारा लाइफस्टाइल शायद और भी बेहतर होना चाहिए, ये हम सोचते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप कैलकुलेटर यूज़ करें, काफ़ी अवेलेबल हैं। आप इंटरनेट पे भी जाएंगे तो हर जगह रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करें। उनसे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कम से कम इतना अमाउंट चाहिए। जब आपको ये भी वो जो अमाउंट समझ में आ जाए, तब आप ये भी रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं कि सपोज अगर मेरा सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट में हो, 7 to 8% अगर मुझे रिटर्न आता हो फिक्स डिपॉजिट में भी ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, तो मुझे आज के समय में कितना पैसा डालना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो एक मतलब हर महीने या हर साल, तो उससे भी आसानी हो जाती है ये समझने के लिए कि मेरे रिटायरमेंट की प्लानिंग किस तरह हो। बस एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो निवेश है वो इक्विटी में जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको बेस्ट रिटर्न मिलेगा। हमने पिछले 20 इयर्स के रिटर्न्स अगर आप कंपेयर करें तो एक ही एसेट क्लास है जो लगातार इन्फ्लेशन बीट कर रही है। अगर आप CAGR देखें तो इक्विटीज़ में क्लोज टू 15 to 16% है पिछले 20 साल में, और कोई एसेट क्लास नहीं है जो इन्फ्लेशन बीट कर सकती है। और दूसरी चीज़, जब हम इन्फ्लेशन पे भी आते हैं और जब रिटायरमेंट के लिए निवेश करते हैं, इन्फ्लेशन को जब हम ध्यान में रखते हैं, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हालांकि गवर्नमेंट ये बोलती है इन्फ्लेशन 7-7.5% है, पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हैं, अगर आप आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे हैं, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, तो हम जैसे लोगों के लिए इन्फ्लेशन 10% से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इन कैटेगरीज में इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा होता है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक वो डिसीजन लेना कि कितने पैसे डालने हैं, कितने इकट्ठे करने हैं, ये आसान हो जाता है, और कहाँ डालना चाहिए ये डिसीजन मेकिंग। तो टेक्नोलॉजी ने, जैसा आपने प्रीति बोला कि काम आसान काफी कर दिया है, लेकिन ये भी जरूरी है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे ना रहकर टाइम टू टाइम एक फाइनेंशियल एडवाइजर की भी आप मदद लीजिए, और उनसे गाइडेंस लेकर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को रियलाइज करें, उनकी तरफ बढ़ें। और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे प्रीति और प्रबलीन हमारे साथ शामिल हुई शो में, उनसे भी हमें काफ़ी समझ में आता है कि अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की इस जर्नी को आप आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। आज हमारे साथ शामिल होने के लिए प्रीति और प्रबलीन, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे। मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमें फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।